हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, आप सभी को पता भी होगा कि हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट इंडियन पॉलिटी की 7th एडिशन है उसको कवर कर रहे हैं। प्रीवियसली हम बहुत से लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं और करेंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी का, वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी हम बहुत से लेक्चर ऑलरेडी 7 to 8 लेक्चर देख चुके हैं और आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट क्या करेंगे, हम आज फंडामेंटल राइट्स को एंड करेंगे। तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट। ओवरऑल 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि ओरिजिनली 7 थे, अब 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट में से 5 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और 6th वन है वो है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 32 की। अब आर्टिकल 32 किस चीज़ की बात करता है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट अप के अंदर क्या लिखा गया है। तो इट कन्फर्स द राइट टू द रेमेडीज़ हो गया फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन, कि भाई जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एनफोर्समेंट, उसकी गारंटी कौन लेता है, आर्टिकल 32 लेता है। मैं आपको अगर ब्रीफ में बताना चाहूँ तो देखिए होता क्या है कि आपके जो भी 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 टू पूरे 35, इन आर्टिकल्स में से किसी भी आर्टिकल्स का वायलेशंस होता है, सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो। हमें पता है कुछ आर्टिकल जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 सेट ऑफ या 5 फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, और अदर राइट जो हैं वो बाकी सभी के लिए हैं, यानी कि नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल। तो इन राइट्स का कोई भी वायलेशन करता है, वेदर इट इज़ द स्टेट हो गया और द प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे राइट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये गारंटी जो है ना हमें आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिलती है, और इसे ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्लियर है। देखिए क्या बोला जाता है, सबसे पहली चीज़ है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी के फंडामेंटल राइट जो हैं उसके एनफोर्समेंट के लिए इस राइट्स का यूज़ किया जाता है। इन अनदर वर्ड हम बात करें तो राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इटसेल्फ हो गया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, विच मीन्स कि हमने देखा फंडामेंटल राइट 12 to 35 हैं, बट आर्टिकल 12 जो है ना इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल राइट, जो कि बात करता है अदर राइट्स के प्रोटेक्शंस की। क्योंकि तुम सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जा सकते हो, इसका मतलब क्या है कि भाई यही वो राइट्स है जो क्या करता है, अदर फंडामेंटल राइट जो है उनके एनफोर्समेंट की बात करता है, और ये राइट खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। तो ये चीज़ें बोलने की कोशिश की गई है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। थर्ड, अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, ये आर्टिकल 32 के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करे थे, जैसे कि इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, मीन्स आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी स्टेटमेंट थी। यानी आप देख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस, कितनी मेजर इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है हमें आर्टिकल 32 की। आगे हम बात करें तो अब क्यों बोला गया, ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि आर्टिकल 32 के कारण ही जो अदर फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 to 35, इनका एनफोर्समेंट किया जा सकता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। समझे कि भाई किसी भी आर्टिकल का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी अपील की जा सकती है। तो ये आर्टिकल 32 क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आगे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है हैज़ रूल हो गया दैट आर्टिकल 32 इज़ अ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविज़न। यानी कि हम देख चुके हैं 1973 का जो केशवानंद भारती केस का जजमेंट है, 13 जज यानी कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अभी तक की जितने भी जजों की बेंचेस है उसमें हाईएस्ट जजेस हो गया, 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, जिसके अंदर 7:6 के रेशियो के अंदर जजमेंट देखने को मिला था। उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी थी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन के अंदर आर्टिकल 2 भी कवर होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसका मतलब आर्टिकल 32 जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसका वायलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या करता है, ये कौन कौन से प्रोविज़न जो है ना कंटेन करता है। फर्स्टली द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग हो गया फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, हम देख चुके हैं ऑलरेडी।
द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव द पावर हो गया टू इशू द डायरेक्शंस और द ऑर्डर्स और द रीट हो गया फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल। अब हमने देखा भाई आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशंस होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हो। अब वो अपील कैसे करोगे और आपको प्रोटेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे प्रोवाइड करेगा, तो बाय द इशुएंस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स, वेरियस डायरेक्शंस एंड द रीट्स ऑफ ऑल काइंड्स। हम देखेंगे रीट्स क्या होती है, 5 टाइप्स की रीट्स देखने को मिलती है, हम आगे देखेंगे, समझे। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट्स के ऑर्डर के खिलाफ या कैसे भी पार्लियामेंट कैन एम्पावर द एनी अदर, हाँ तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो वेरियस रीट्स इशू करके, वेरियस ऑर्डर इशूज़ करके, डन। अब इसके अलावा क्या है कि भाई पार्लियामेंट कैन एम्पावर द एनी अदर कोर्ट टू इशू द डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड द रीट्स हो गया ऑफ ऑल काइंड। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं ओरिजिनली आर्टिकल 32 है ना, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि भाई रीट्स, वेरियस रीट्स आती है, 5 रीट्स आती है, उसको इशूज़ करके क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। आर्टिकल की बात करें हम 226, ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि हाई कोर्ट जो भी है, हाई कोर्ट जो है वो भी क्या कर सकती है, रीट्स इशू करके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कर सकती है। बट पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट वो क्या कर सकती है, किसी और कोर्ट को भी, नीचे की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, और भी लोअर कोर्ट्स हैं, उनको भी एम्पावर कर सकती है कि ये कोर्ट जो हैं वो भी रीट्स या ऑर्डर इशू करके क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर, बट अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि पार्लियामेंट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को ऐसी कोई पावर दी हो है। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वही रीट्स इशू कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकती है। क्लियर है। अब फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि पार्लियामेंट चाहे तो अदर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट को भी अलाउ कर सकती है कि भाई आप भी रीट इशू करके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कर सकते हो। पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, रिमेंबर गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं, पार्लियामेंट के हाथ में पावर, लेजिस्लेचर के हाथ में, एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं। दूसरा, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट हो गया, शेल नॉट बी सस्पेंडेड हो गया, एक्सेप्ट एज अदरवाइज हो गया प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस राइट को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई क्राइसिस सिचुएशंस है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी है ना, उसमें ये आर्टिकल का एनफोर्समेंट जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, रिमेंबर। जैसे कि हम बात करेंगे आगे क्राइसिस सिचुएशंस की, जिसके अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी देखेंगे हम, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। तो ऐसी सिचुएशन में इनका एनफोर्समेंट जो है ना वो क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, भीमराव अंबेडकर की स्टेटमेंट क्या थी, यानी आर्टिकल 32 के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है। क्लियर है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो प्रोविजंस के लिए सबसे पहले आता है कि इट इज़ क्लियर दैट द सुप्रीम कोर्ट हो गया हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। क्यों बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड द गारंटर हो गया ऑफ द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ये बाकी के फंडामेंटल राइट को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वायलेशंस के थ्रू। अगर वायलेशंस करती है गवर्नमेंट या प्राइवेट तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। इसीलिए साथ ही साथ इट हैज़ बीन वेस्टेड विद द ओरिजिनल एंड द वाइड पावर हो गया फॉर दैट पर्पस। भाई ओरिजिनल पावर है पर एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होना। तो ऐसा तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट के पास भी पावर है। मतलब ओरिजिनल पावर तो है सुप्रीम कोर्ट की कि ओरिजिनल वो रीट्स ओरिजिनली वो क्या कर सकती है, एट द फर्स्ट स्टैंड्स अगर कोई अपील लेके आता है फंडामेंटल राइट के वायलेशंस की तो वो रीट इशू कर सकती है और प्रोटेक्ट कर सकती है। बट क्या है, और वाइड पावर भी देखने को, बट क्या है, एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि भाई हाई कोर्ट के पास भी ये पावर हमें देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 226। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओनली द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक द नॉन फंडामेंटल स्टेचुटरी कस्टमरी राइट एंड सो ऑन। अब क्या होता है कि भाई जो आर्टिकल 32 है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शंस की बात करता है। अगर हम कोई राइट्स की बात करें, जैसे कि जो कि नॉन फंडामेंटल राइट्स हो या स्टेचूटरी राइट्स हो, स्टेचूटरी राइट्स यानी कि लॉ बना के कोई आपको राइट्स प्रोवाइड किया गया है, जैसे RTE राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट 2005 का है। तो ये क्या है, स्टेचूटरी राइट है, क्योंकि लॉ, स्टेचूट का मतलब होता है लॉ।
तो लॉ के थ्रू अगर आपको कोई राइट्स दिया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट। नॉन फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे राइट्स जो पार्ट 3 के आउटसाइड में देखने को मिलते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट नॉन फंडामेंटल है, क्योंकि पार्ट 3 से इसको रिमूव कर दिया गया था 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू है। और भी कोई कस्टमरी राइट्स की बात करें तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करता है आर्टिकल 32, सिर्फ और सिर्फ किसको करता है, फंडामेंटल राइट्स को करता है, यानी कि आर्टिकल 12 to 35। साथ ही साथ बात करें हम इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। हम देख चुके हैं क्यों एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। इट इज़ कंकरेंट हो गया विद द जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद रखना है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शंस के लिए, जबकि आर्टिकल 226 से वो क्या, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रीट्स की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कब से कि भाई क्या हो रहा है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के तहत क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। भाई ये रिट है क्या एक्चुअल में, तो चलिए देखते हैं रिट क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से और उसका स्कोप क्या है। फर्स्टली रिट होता क्या है, तो भाई रिट जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं कि रिट जो है ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्ट करते हैं। किसको डायरेक्ट करेंगे, तो भाई स्टेट को। स्टेट का मतलब यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात करें, एक पर्टिकुलर स्टेट या राज्य की बात नहीं कर रहे है ना, तो भाई स्टेट की बात हो रही है। गवर्नमेंट को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, स्टेट को डायरेक्ट करता है कि भाई जो भी फंडामेंटल राइट आपने वायलेट किए हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के, तो आप क्या करो, उसको रिस्टोर करो, उसको वापस प्रोवाइड करवाओ। और अगर आपने अननेसेसरी क्या किया है, अगर वायलेशंस किया है तो क्या होगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो ये इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसे हम कहते हैं रिट्स। अब देखिए रिट्स कौन से हैं, क्या क्या है, रिट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रिमेंबर टोटल 5 टाइप्स की रिट्स देखने को मिलती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंदर। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर 226 हम देख चुके हैं, कैन इशू द रिट्स। अब देखिए वो 5 टाइप्स की रिट्स कौन कौन सी होती है। फर्स्ट आता है हैबियस कॉर्पस, डिटेल में देखेंगे। दूसरा मैंडामस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्शियोररी एंड फिफ्थ वन इज़ को वारंटो। तो 5 रीड्स देखने को मिलती हैं, हम इसको 1 by 1 देखेंगे, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको प्रोनाउंसिएशन इसके जो वर्ड देखने को मिल रहे हैं वो हो सकता है थोड़े ऑकवर्ड टाइप हो, है ना। फर्दर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर द एनी अदर कोर्ट हो गया टू इशू द रिट्स, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। अब बात करें हम बिफोर 1950 की, तो बिफोर 1950 क्या होता है, ओनली हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के पास पावर थी तो रिट इशू करने की। जब हम न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 के अंदर, तब से लेके 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स नहीं किया गया था, तब तक सिर्फ ये 3 कोर्ट कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास हो गया, उनके पास ही रिट इशू करने की पावर थी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 3 जो हाई कोर्ट थी अंडर द ब्रिटिश रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। सबसे पहले जो कोलकाता हाई कोर्ट एस्टेब्लाइज की थी ब्रिटिशर्स ने, और बॉम्बे और मद्रास, तो ये 3 कोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ब्रिटिशर्स के लिए। इसीलिए हम जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट नहीं किया गया 1950 26 जनवरी 1950, तब तक इन्हीं कोर्ट को क्या है, ऑल द मोर पावरफुल रखा गया और इन्हीं को पावर दी गई कि ये लोग खाली रिट इशू कर सकते हैं। आफ्टर 1950 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली चीज़ें चालू हो गई। अब बात करें हम अनदर थिंग्स की, तो वो क्या बात करते हैं कि रिट्स आर बोरो फ्रॉम द इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रीरोगेटिव रीट्स। तो हमने बोरो कहाँ से की, अगर ये आपसे पूछा जाए कि रीट कहाँ से बोरो की गई है, तो भाई इंग्लिश लॉ से बोरो की गई है, ब्रिटेन से बोरो की गई है, वहाँ पे इसको प्रीरोगेटिव रीट्स भी कहा जाता है। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं कि भाई रीट्स एक्चुअली होते क्या हैं। उससे पहले हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि भाई रीट्स की एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें भाई रीट जो है, रीट के जुरिडिक्शंस की बात करें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिडिक्शंस है, हाई कोर्ट का क्या जुरिडिक्शंस है, तो उसको हम 3 एस्पेक्ट्स के अंदर देख सकते हैं। ये वो 3 एस्पेक्ट्स हैं भाई, दोनों के अंदर रेट इशू करने की पावर के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल्स तो हमने देख लिया, अब डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं दोनों की पावर में। तो फर्स्ट हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो भाई सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, while the high court can issue the writ हो गया for the fundamental right as well as the any other purpose. What it means? It means under article 32
ओनली द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रीट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ये 5 रीट जो इशू करेगा अंडर आर्टिकल 32 वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है जो कि पार्ट 3 के अंदर है आर्टिकल 12 to 35, सिर्फ इन्हीं के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रीट। जबकि हाई कोर्ट की बात करें हम आर्टिकल 226 के तहत, हाई कोर्ट जो है ना सिर्फ फंडामेंटल ही नहीं परंतु इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेचुटरी राइट्स है, कस्टमरी राइट है, ह्यूमन राइट है ना, इन सारी चीज़ों के लिए रीट इशू कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई रीट जुरिस्डिक्शंस की बात करें हम तो रीट जुरिस्डिक्शन के एनफोर्समेंट की बात करें तो वो जो एरिया है हाई कोर्ट का बड़ा है क्योंकि वो इन सारे राइट्स के लिए क्या रीट इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए रीट इशू कर सकता है। तो हाई कोर्ट का हम एरिया यानी कि कवरेज बोल सकते हैं हायर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो क्या कर रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशंस होता है तो वो रीट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। रिमेंबर करना जरूरी है कि भाई आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशंस के लिए क्या कर सकता है, रीट इशू कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, स्टेचुटरी राइट, कस्टमरी राइट, हर एक राइट्स के लिए, हर एक राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रीट इशू कर सकता है। जो 5 रीट्स हम देखेंगे आगे 1 by 1। क्लियर है? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि भाई हाई कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है, हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड की बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रीट अगेंस्ट द पर्सन हो गया और द गवर्नमेंट हो गया थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जबकि हाई कोर्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसके जुरिस्डिक्शंस, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस तक ही सीमित है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई कोर्ट पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए है सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ वो रीट जो है ना वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के जुरिस्डिक्शंस ही सीमित है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो थ्रू आउट द टेरिटरी, वो रीट जो है ना कोई भी एग्रीड सिटीजन है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का हो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन होगा बाय इशुएंस ऑफ रीट्स। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस की बात करें हम तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है पूरी कंट्री के लिए इशू कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट है सिर्फ उसकी टेरिटरीज़ के लिए क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। फॉर एग्जांपल गुजरात है, महाराष्ट्र है ना। सेंटर में बात करें तो भाई सेंट्रल का हाई कोर्ट है, भोपाल हाई कोर्ट बोल सकते हैं हम, है ना। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट है। तो ये हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए ही रीट जो है इशू कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ही, जबकि सुप्रीम कोर्ट एंटायर कंट्री के लिए इशू कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट। क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्या बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हो गया कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट रीच जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32। ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़ ऑन एक्सरसाइज ऑफ इट रीच जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या है भाई, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके पास अगर कोई भी सिटीज़न या नॉन सिटीज़न आता है अपनी कंप्लेन लेके, अपनी अपील लेके कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एंटरटेन दैट अपील। सुप्रीम कोर्ट को वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही होगा और उसके फंडामेंटल राइट जो है उसको प्रोटेक्ट करना ही होगा। ये बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अंडर आर्टिकल 32। ऑन द अदर हैंड अगर हाई कोर्ट की बात करें अंदर आर्टिकल 226 तो हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, हाई कोर्ट उसको डिनाई भी कर सकता है। क्लियर है? और वो बोल भी सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। क्लियर है? तो भाई यहाँ पे बाइंडिंग देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अंडर आर्टिकल 32, रीट को एंटरटेन करना, रीट को लागू करना। बट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के ऊपर ये चीज़ें बाइंडिंग नहीं है, वो मना भी कर सकता है। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि भाई पहली चीज़ क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रीट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट अदर राइट्स के लिए भी कर सकता है फंडामेंटल राइट के अलावा। फंडामेंटल राइट के लिए तो हाई कोर्ट कर ही सकता है, इसके अलावा दूसरे राइट्स के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है ना थ्रू आउट द टेरिटरीज
किसी भी सिटीजन नॉन सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अकॉर्डिंग ही करेगा। थर्ड बोलता है कि भाई हाई कोर्ट जो है ना उस पर बाइंडिंग नहीं है रिट इशू करना, रिट की जो भी अपील आई है उसको एंटरटेन करना, बट सुप्रीम कोर्ट पे ये चीज़ें बाइंडिंग हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं हर एक रिट्स को वन बाय वन देखते हैं, डिटेल में देखते हैं हर एक रिट्स का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रिट। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा थोड़े ऑकवर्ड वर्ड्स हैं, पर धीरे धीरे जैसे आप 1 2 3 टाइम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी। और प्रीलिम्स से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात करें हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। लिटरल मीनिंग की बात करें हम, लिटरल मीनिंग ये कि एक लैटिन टर्म माना जाता है, और इसका लिटरल मीनिंग की बात करें टू हैव द बॉडी ऑफ माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपको क्या कर लिया गया, इलीगली डिटेन कर लिया गया। आपको पुलिस अथॉरिटी या क्या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा इलीगल डिटेन कर लिया गया, आपके साथ टॉर्चर हो रहा है या फिर आपको किसी भी टाइप का क्या है, आपकी फ्रीडम छीनी जा रही है इन शो। तो क्या हो सकता है, कोई भी एग्री इंडिविजुअल जो आपसे रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड भी हो, वो क्या कर सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट, और बोल सकता है भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है, मेरा रिलेटिव्स है या नॉन रिलेटिव्स भी है, वो क्या है, मिसिंग है, और हमें डाउट है कि हो ये एनफोर्समेंट अथॉरिटी या ये पुलिस अथॉरिटी उन्होंने इसको डिटेन किया है। नहीं भी डाउट हो तो भी अब जजेस क्या करेंगे, सीधी जो अथॉरिटीज़ है उनको बुलाएंगे, अथॉरिटी के ऑफिसर्स को बुलाएंगे, हाईएस्ट ऑफिसर्स को, और फिर उनसे कहेंगे बोले हम रिट इशू कर रहे हैं हैबियस कॉर्पस की, कि हमें उस एग्रीव सिटीज़न जिसको आपने इलीगल डिटेन किया हो या नहीं किया हो, हमें उसकी बॉडी चाहिए। बॉडी इन द सेंस डेड बॉडी नहीं बॉडी का मतलब हमें एक फिजिकल पर्सन चाहिए जिसको डिटेन किया गया है या फिर ये गायब है इंसान, है ना, ये चीज़ें मिला नहीं है इंसान, तो उसकी बॉडी हमें चाहिए, यानी कि वो इंसान हमें फिजिकल फॉर्म में चाहिए। तो ये जो कमांड दी जाती है कोर्ट के द्वारा एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को, तो इसको बोला जाता है हैबियस कॉर्पस, यानी टू हैव द बॉडी, यानी हमें उस इंसान जो है उसको फिजिकल फॉर्म में चाहिए। अब ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्या करेगी, इनके ऊपर ये चीज़ें बाइंडिंग है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये क्या होगा, बैक एंड चैनल से अगर इन लोगों ने इलीगल डिटेन किया होगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, फिर वो क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा। इस तरीके से हैबियस कॉर्पस की जो रीड्स है वो काम करती है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, कि आपने इलीगल डिटेन किया है तो कोर्ट ये रीड जो है ना इशू करेगी, और आपको उस एग्रीव सिटीजन जिसको आपने इलीगल डिटेन किया हो सकता है उसकी बॉडी, यानी कि वो खुद जो है ना उसको प्रस्तुत करना होगा कोर्ट में। क्लियर है? दूसरा, कैन बी इशू अगेंस्ट बोथ द पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी कोई किडनैपिंग की है किसी इंडिविजुअल्स की, तो भी क्या है, उसके अगेंस्ट हो गया ये हैबियस कॉर्पस जो है, उसकी रिट इशू की जा सकती है। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ तो है ही। इसमें लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई है। अब लोकस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, लोकस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एग्रीव सिटीज़न, जिस सिटीजन्स के राइट्स का वायलेशन हुआ है वही सिटीज़न अगर आके क्या करता है, अपील करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि लोकस स्टैंडर्ड जो है ना अप्लाई। पर अगर वो नहीं, कोई भी आके कर सकता है उसके बिहाफ में, तो हम उधर बोल देते हैं कि लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। क्लियर? तो ये केस में क्या हो रहा है कि भाई सीधी सी बात है, अगर उसको डिटेन कर लिया गया है तो वो कैसे ये रीड जो है ना, ये वो कैसे फाइल कर सकता है ये अपील, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिटेन है। तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, या कोई ना कोई उसका जानने वाला होगा, वही इशू करेगा, वही जाके अपील करेगा कोर्ट में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर लोकस स्टैंडर्ड जो है अप्लाई नहीं होती है। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जिस सिटीजन्स के वायलेशंस हुए हैं राइट्स, वही सिटीज़न है तो वो लोकस स्टैंडर्ड है, यानी वही अपील कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई। अगर वो नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई भी जाके कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। क्लियर है? और अगर हम बात करें तो हैबियस कॉर्पस हो गया कैन नॉट बी इशू हो गया वेयर द डिटेंशन इज लॉ। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या हर एक केस में कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि हमें वो इंसान जो इलीगली डिटेन किया गया उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो, क्या ऐसा बोल सकता है कोर्ट? अगर इलीगल किया है तो बोल सकता है, अगर इलीगल नहीं किया है, जैसे कि
अगर उसको लॉफुल डिटेन किया गया, उसने कोई क्राइम किया है या कोई करने वाला है, तो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। साथ ही साथ उसने कोई कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का या लेजिस्लेशन का, तो भी उसको डिटेन किया जा सकता है। कंपिटेंट अथॉरिटी ने प्रॉपर प्रूफ के साथ अगर उसको डिटेन किया है तो भी क्या है, उसको डिटेन किया जा सकता है और ये वाली रीट्स फिर इशू नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि भाई लॉफुल यार डिटेन किया आपने, कोई ना कोई क्राइम किया होगा या फिर आप कोई ना कोई क्राइम करने वाले होंगे, आपको लॉफुली तो डिटेन किया जा सकता है ना। अब उसके लिए हेबियस कॉर्पस इशू नहीं की जा सकती। क्लियर है? बट आपको इलीगली डिटेन किया, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती, है ना, सेल्फ एनिमिटी के कारण, यानी कि खुद ही के स्वार्थ के कारण अगर कोई एनफोर्समेंट अथॉरिटी आपको डिटेन करती है तो हेबियस कॉर्पस एनफोर्स की जाएगी। तो ये कुछ हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आई होप फर्स्ट रीड जो है वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गई होगी। चलिए सेकेंड रीड्स की बात करते हैं। उसका नाम है मेंडामस। मेंडामस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें क्या होती है भाई, कोर्ट जो है वो कमांड करती है। किसको कमांड करती है? तो भाई ऑथोरिटीज़ को, पब्लिक ऑफिशियल्स को, ठीक है, टू परफॉर्म हीज और हर ऑफिशियल ड्यूटी, जो वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो कोर्ट क्या करती है? कमांड करती है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पब्लिक ऑफिशियल्स को कि भाई आप अपनी ड्यूटी जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तो ये होता है वी कमांड का मतलब, कि भाई कोर्ट जो है ना कमांड दे रही है किसको? ऑफिशियल्स को, कि आप अपनी ड्यूटी फॉलो करें। इसमें क्या होता है कि इट कैन ऑल्सो भी इशू अगेंस्ट द पब्लिक बॉडीज़ हो गया, कॉरपोरेशंस, पब्लिक कॉरपोरेशन हो गया, एंड इन्फीरियर कोर्ट और द ट्राइब्यूनल्स हो गए द गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑफिशियल्स के खिलाफ ही नहीं बल्कि कोई भी पब्लिक बॉडी यानी कि गवर्नमेंट बॉडी है, कॉरपोरेशन से, कोई इन्फीरियर कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट का इन्फीरियर कोर्ट क्या हुआ? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का इन्फीरियर कोर्ट क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट, और कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनके खिलाफ भी ये चीज़ें इशू की जा सकती है। क्लियर? यानी इन शॉर्ट हो गया, पब्लिक सेक्टर की जो जितनी भी चीज़ें हैं, स्टेट की सारी चीज़ें, उनके खिलाफ ये रीट इशू की जा सकती है कि भाई अपनी ड्यूटी तो प्रॉपरली करो यार, ड्यूटी क्यों नहीं प्रॉपरली करते हो आप? तो उसके लिए इशू की जा सकती। साथ ही साथ हो गया, इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर आ ही नहीं रहा है, वो अपना प्राइवेट बिजनेस अपने हिसाब से चला रहा है, रिसोर्सेज उसके खुद यूज़ कर रहा है। तो उसको आप क्या नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। वो तो ऑलरेडी कर ही रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी से क्या हो रहा है, स्टेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए उसके खिलाफ क्या है, ये रीट इशू नहीं की जा सकती प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ। साथ ही साथ एनफोर्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन हो गया दैट डज नॉट पोजेस द स्टेचुटरी फोर्स। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिसको स्टेचुटरी बैकिंग नहीं, यानी कि लॉ के थ्रू बैकिंग नहीं मिली है ना, कोई भी ऐसी डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज़ हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो उसके खिलाफ भी ये चीज़ें इशू नहीं की जा सकती है ना। प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनके खिलाफ भी ये रीट जो है ना इशू नहीं की जा सकती। और चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, जो कि अपनी जुडिशल कैपेसिटी के अंदर एक्ट कर रहे हैं, यानी एक्टिंग जज की तरह काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये रीट इशू नहीं की जा सकती। तो ये कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं अपने, कि भाई प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ उनको आप कमांड नहीं दे सकते, यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, कोई भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू बनाया गया ऑर्डर के थ्रू, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, रीट इशू नहीं कर सकते। कोई डिस्क्रिशनरी या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, गवर्नर प्रेसिडेंट को तो ऑफकोर्स इम्यूनिटी मिल ही जाती है, और जो भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, जो अपनी कैपेसिटी में यानी कि अपनी ड्यूटी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब के खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते, ये रीट मेंडामस की इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होती है। रिमेंबर, अगर कोई पर्सन उसको लगता है कि भाई ये लोग अपनी और ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वही पर्सन जाएगा, उसके बिहाफ में कोई और पर्सन नहीं जा सकता। मीन्स लोकस स्टैंडर्ड अप्लाइड इन केस ऑफ मेंडामस। रिमेंबर दिस थिंग्स। क्लियर है? ओके, चलो हेबियस कॉर्पस और मेंडामस क्लियर हुई होगी आई होप। थर्ड रीट्स की बात करते हैं हम। तो थर्ड रीट जो हमारी है वो कौन सी रीट है? तो भाई थर्ड रीट से हमारी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू फोरबाइड। इसका मतलब कि भाई हायर कोर्ट है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को क्या डायरेक्ट कर सकती है, क्या डायरेक्ट कर सकती है कि भाई अपना जो जुरिस्डिक्शंस है, अपना जो कार्यक्षेत्र है, उसके अंदर रहिएगा, उससे बाहर मत जाइए। तो इट इज़ इशू बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और द ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एग्जिटिंग इज जुरिडिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि भाई अपने जुरिडिक्शंस के अंदर रहो, है ना, अपनी चद्दर के अंदर ही पाँव रखो, अपने जुरिडिक्शन से बाहर मत जाओ। बट हम आगे देखेंगे सर्सोरेरी, वो भी सेम ही होगी, बस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, पर बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास फॉर स्टॉपिंग द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस। कोई भी केस गोइंग ऑन है,
तो उसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या डायरेक्ट कर सकता है कि भाई अपने कार्य क्षेत्र में रहे, और हो सके तो ये केस जो है ना वो भी हाई कोर्ट के यानी अपर कोर्ट के अंदर यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बट शर्त यही है कि केस जो है ना वो एंड नहीं होना चाहिए, फाइनल ऑर्डर नहीं आना चाहिए, जजमेंट नहीं आना चाहिए, केस जो है ना वो ऑन गोइंग होना चाहिए, तब जाके ये प्रोहिबिशन की रिट जो है ना इशू की जा सकती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशू ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड द क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, इंडिविजुअल बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, उनके खिलाफ ये नहीं इशू की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ ये कोर्ट यानी कि जुडिशरी के खिलाफ ही इशू की जा सकती है। अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को क्या करेगा, इशू करेगा। क्लियर है। इसमें भी लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होती है, यानी एग्रीव सिटीज़न है वही जाके क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, उसके बिहाफ में कोई और नहीं कर सकता। क्लियर है। अब सर्शोररी की बात करते हैं। सर्शोररी क्या बात करता है, इसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें भी सेम चीज़ें होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, कोर्ट के लिए यानी कि जुडिशरी के लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल से उनको क्या करता है, ऑर्डर पास करता है कि भाई आपके अंदर जो भी केसेस हैं, पहली चीज़ तो आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर मत जाओ। सेकंड चीज़, आपके अंदर जो भी केस है जिनका फाइनल ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी, आप क्या कर सकते हो, वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी ये रेट जो है वो फाइनल ऑर्डर आने के बाद इशू की जाती है सर्शोररी, जबकि प्रोहिबिशन की बात करें तो ये फाइनल ऑर्डर आने से पहले इशू की जा सकती है। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम रेट्स है। रिमेंबर, अगर फाइनल ऑर्डर किसी भी फाइनल जजमेंट केस का आने से पहले अगर वो जिस चीज़ों के लिए अगर रेट इशू की जाती है तो वो प्रोहिबिशंस के थ्रू होती है, वो प्रोहिबिशन रेट होती है, और फाइनल ऑर्डर आने के बाद तो वो सर्शोररी रेट्स मानी जाती है। सेम चीज़ें, ये जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के लिए अवेलेबल है। दूसरा, इसमें भी लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होती है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई ये जो दो रीड्स देखने को मिलती है हमें, एक्सक्यूज मी, ये जो दो रीड्स हमें देखने को मिलती है प्रोहिबिशन और सर्शोररी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जुडिशरी के लिए और क्वाजी जुडिशियल बॉडी यानी कि ट्राइब्यूनल्स हो गए, इनके लिए देखने को मिलती है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्राइवेट बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए नहीं है। क्लियर है। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि केस गोइंग ऑन है तब ये इशू की जाती है, जबकि केस अगर फाइनल हो चुका है उसके बाद अगर इशू की जाएगी तो उसको हम सर्शोररी बोलेंगे। दोनों के अंदर लोकल स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, यानी सिर्फ एग्रीव सिटीज़न ही जा सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको 4th नंबर की रीड और 3rd नंबर की रीड। अब हम लास्ट रीड की बात करते हैं, तो ये जो रीड्स है वो होता है को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और द वारंट यू आर सिटिंग ऑन दिस पब्लिक ऑफिस। मतलब कोई भी ऑफिशियल से, सीधी सी बात है, वो कोई पब्लिक ऑफिशियल है, वो क्या कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड कर रहा है, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट, हाँ, जो कि कोई भी स्टेच्यूट यानी कि लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उसको वो होल्ड कर रहा है तो वो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। अननेसेसरी कोई भी आके फ्रॉड प्रैक्टिस के साथ वो पोजीशन यानी कि गवर्नमेंट की पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसको होल्ड नहीं कर सकता, तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ें इशू की जाती है। होता क्या, इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और द वारंट इट इज़ इशू बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। क्लियर है कि भाई कोई भी आप गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हो तो उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, आप क्वालिफाइड होने चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशंस के थ्रू आपका सिलेक्शंस होना चाहिए। ऐसे कि नहीं कि भाई कोई फेवर के अंदर आपको वो चेयर मिल गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये वाली रिट इशू की जा सकती है और आपके खिलाफ इंक्वायरी जो है ना, लीगल इंक्वायरी, वो क्या की जा सकती है, प्रोसीड की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ इट प्रिवेंट द इलीगल असरप्शंस ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। सीधी सी बात है, इलीगल आप कोई ऑक्यूपाई करते हो पब्लिक ऑफिस यानी गवर्नमेंट ऑफिस, तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ ये चीज़ें इशू की जा सकती है, ये वाली रिट इशू की जाए। इसमें लोकल स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। आपको लगता है कोई ऑफिसर है वो इलीगल आके कोई भी पोस्ट ऑक्यूपाई करके बैठा है, तो कोई भी जाके क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट ये वाली क्यू वारंटो रेट इशू कर सकता है। दिस रिट कैन बी इशू ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस having the permanent character हो गया, created by statute or the constitution, but cannot be issued in the case of the ministerial office or the private office. What it means? It means ये वाली रिट इशू करने के लिए जो ऑफिस होल्डिंग है वो इम्पोर्टेंट ऑफिस होनी चाहिए, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई पोस्ट है। जबकि हम बात करें स्टेचुटरी पोस्ट हो गया, तो स्टेचुटरी पोस्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत
तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, इसके तहत जो है चीफ विजिलेंस कमीशन है ना, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ये सब क्या स्टेचूटरी पोस्ट है। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए ही होना चाहिए, तभी ये चीज़ें इशू की जा सकती। भाई कोई छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है गवर्नमेंट की, तो उसके लिए ये रीट इशू नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस इतना होता नहीं, ये लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन यही लोग लेते हैं जो कि स्टेचूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे होते हैं। तो इन लोगों के लिए ये रीट इशू की जा सकती है, छोटे मोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि मिनिस्ट्रियल ऑफिस हो गया। प्राइवेट ऑफिस के लिए तो ऑब्वियसली नहीं की जा सकती, और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ऑफिस जो है ना ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पे कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर बैठते हैं, जो हर 5 साल के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। तो इन ऑफिस के लिए भी ये जो है रीट इशू नहीं की जा सकती, और लोकल स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर, डन है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर को फिनिश करेंगे। ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो चुका है लेक्चर हमारा 35 मिनट्स का। तो ये लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, तो ये लेक्चर के अंदर हमने देखा आर्टिकल 32 राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसके कुछ फीचर्स देखे हमने अलग अलग, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर ने इससे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। फिर रीट्स के बारे में देखा, रीट्स के टाइप्स क्या होते हैं, हर एक रीट्स को हमने डिटेल में देखा। 5 रीट्स हमें देखने को मिलती है, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्शोररी, ये 5 रीट्स हमने देखी डिटेल के अंदर, है। तो इनके जो प्रोविज़न है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार से हो सकता है आपको याद नहीं रहे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे कंटिन्यू, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद रहने लगेगी। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हो, आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए कि भाई हाँ, अगर एटलीस्ट 10 to 20 स्टूडेंट्स की अगर कमेंट्स आती है तो हम एक टेलीग्राम चैनल जो है स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर ये PDF जो है उसकी पोस्टिंग भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैंने पॉइंट वाइज प्रॉपर PDF बनाई है, तो वो अगर आपके लिए बेनिफिशियल होता है एज अ नोट्स, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? बस इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।